आज आप सभी का हरियाणा बोर्ड का फिजिक्स का पेपर था। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के पूरे पेपर के आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे पेपर ठीक था, कुल मिला करके मॉडरेट बोल सकते हैं, यानी ये मान के चलो ये ट्रेलर है। अगले साल जो पेपर आएगा वो हार्ड आएगा, यानी पूरा CBSE लेवल मैच हो जाएगा अगली बार। तो इसके आंसर की देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, A charged particle enter in a magnetic field perpendicular to the magnetic lines of force. The path of the charged particle is। तो इसका राइट आंसर आएगा सर्कुलर, यानी जब कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगा तो वो सर्कुलर घूमता है। अगर वो कुछ एंगल बना के एंटर करेगा तो हेलिकल पाथ लेगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी क्वांटिटी बढ़ती है। तो नाम से पता लग रहा है स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम 4। यानी ग्लास के अंदर लाइट की कौन से कलर के लिए वेलोसिटी कम से कम होती है। तो जो कलर स्पेक्ट्रम के अंदर नीचे नीचे मिलेगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम, तो सबसे कम वेलोसिटी होती है वॉयलेट कलर की। क्वेश्चन नंबर 4, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। यानी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज पैटर्न बनता है उसकी विड्थ बीटा पाई गई। ठीक है, और बीटा का फार्मूला होता है लैम्बडा डी/डी, यानी जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फार्मूला है लैम्बडा डी/डी। अगर उस पूरी अपरेटस को एक लिक्विड के अंदर डुबो दिया और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो जो नई फ्रिंज विड्थ है वो हमें क्या मिलेगी। तो उसको अगर हम लिक्विड के अंदर डुबोएंगे तो उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो उसके अंदर जो वेवलेंथ है वो 1/n टाइम्स हो जाएगी, तो λ/n आ जाएगा। और बीटा का फार्मूला होता है लैम्बडा डी/डी। तो लैम्बडा की जगह जब हम λ/n पुट करेंगे तो यानी बीटा/n बनेगा जब उसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। यानी इनमें से कौन से पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे लंबी होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा बीटा पार्टिकल, क्योंकि बीटा पार्टिकल सबसे हल्का होता है, इसका मास कम है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है λ=h/mv। यानी मास नीचे आएगा, और मास अगर नीचे आएगा तो जितना मास कम होगा उतनी वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। तो इसका राइट आंसर है बीटा पार्टिकल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इनमें से कौन सा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, और जिस भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है उसका मास उसके बराबर ही होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा पॉजिट्रॉन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज मेड बाय मिक्सिंग इनिडियम विद जर्मेनियम। यानी जर्मेनियम के अंदर जब हम इनिडियम की डोपिंग करवा देंगे तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। यानी जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो कौन सा बनता है, पी टाइप बनता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पी टाइप। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जब होता है जब थीटा होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल के अंदर थीटा होता है 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है θ=0 डिग्री, ऑप्शन ए। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज डबल्ड कीपिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम इट्स रेजिस्टेंस इज। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डबल्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला है ρl/एरिया। एरिया सेम रखना है, लेंथ बढ़ानी है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ दुगनी होगी तो रेजिस्टेंस भी दुगनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0। यानी 0 केल्विन के ऊपर, और 0 केल्विन किसके बराबर होता है 273.15 माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर है
इंसुलेटर की तरह काम करेगा, यानी उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी या रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर से जीरो करंट जाएगा, और इस कंडीशन में P/Q बराबर R/S हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका राइट आंसर आएगा टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 13, ये डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, यानी डिप्लेशन लेयर के अंदर क्या होते हैं। तो जो लेयर बीच में बनते हैं उसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं, और जो मूव नहीं कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा इमोबाइल आयंस, ऐसे आयंस जो मूव नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज है उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एनर्जी बनेगी। और वैसे भी ये 9th 10th में भी आता है ये क्वेश्चन। तो एनर्जी की यूनिट है, वैसे देखने पर ये लगता है कि ये वोल्टेज की है, क्योंकि इसके अंदर वोल्ट आता है लास्ट में, इसलिए बच्चे वोल्ट कर देते हैं। राइट आंसर होगा इसका एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटियम। इसका राइट आंसर होगा प्रोटियम, यानी ऑल एटम एक्सेप्ट खालिस्तान कंटेन न्यूट्रॉन इन दियर न्यूक्लियाई। यानी अगर 1H1 हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम, तो उनके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका मास बढ़ जाता है, जैसे 1H1 1H2 1H3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राइट प्रोटियम। क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 था सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16, असर्जन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्जन है द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज फिक्स्ड इन ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के अंदर जो थिकनेस है डिप्लेशन लेयर की वो फिक्स होती है। गलत बात है भाई, अलग अलग है तो अलग अलग बनेगी। जिनर डायोड के अंदर अलग होती है, सिंपल डायोड के अंदर अलग होती है। रीजन, फ्री कैरियर्स आर अवेलेबल इन डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर के अंदर चार्ज जो होते हैं वो घूम सकते हैं आराम से। गलत बात है। इससे पहले एक ब्लैंक आया था, उसमें था इमोबाइल आयंस, यानी ऐसे आयंस होते हैं डिप्लेशन लेयर के अंदर जो मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, यानी दोनों गलत हैं सर्जन और रीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसका रीज़न है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फ्रीक्वेंसीज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बस कंडीशन ये है कि जो रेडिएशन उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। लेकिन ये बात ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, सही, ऊपर वाली भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 18, असर्जन है लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट के अंदर आती है, बम्बर सीरीज विजिबल के अंदर आती है, बाकी जो तीनों बच गई वो इंफ्रारेड के अंदर आती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन है इसका लाइमन मीन्स अल्ट्रावायलेट, हैंस सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो लाइमन का मतलब अल्ट्रावायलेट थोड़ी होता है, ये तो बस वैसे बना दिया रीजन, गलत है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज एमीटर, हाउ यू कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इससे अगला सेक्शन है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज एमीटर, हाउ यू कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, इसको हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, ये लिख सकते हो आप इसके अंदर। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट जोड़ देंगे, और शंट जोड़ने के बाद में गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा, और जिस भी रेंज का हमें बनाना है उसी हिसाब से हम शंट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ये और वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजर करेगा,
इसमें हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो जितने भी रेंज का हमें बनाना है उसी हिसाब से हम रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसकी डेरिवेशन करके उसमें हम इसका फार्मूला बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लेंज लॉ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ये और बड़ा क्वेश्चन है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ भी सभी पढ़ के गए होंगे, कर दिया होगा। इसके और में एक और है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 के और में एक, फिर और में एक। अब की बार और इसलिए दिया है क्योंकि ये सिर्फ डराने के लिए है कि कंपटीशन से बेस्ड क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। तो अब की बार सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार हार्ड आएगा पेपर, वरना और में 2 बार थोड़े देते हैं, और में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो इसमें और बड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये डायग्राम देखो, सबसे पहले तो कोई एक लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है v वेलोसिटी से। इसका पहला पार्ट है प्लॉट वेरिएशन ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब पहले ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा, फिर जब इसके अंदर पूरा एंटर कर जाएगा तब कांस्टेंट रहेगा, और जब तक यहाँ से ये बाहर निकलेगा तब तक कांस्टेंट रहेगा, और बाहर निकलने के बाद कम होगा और फिर जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ बनेगा फ्लक्स और टाइम के बीच में, ये नीचे शो कर रखा है। पहले बढ़ेगा और फिर यहाँ पे घटेगा और फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर घट जाएगा। इसका बी ऑप्शन है इंड्यूस ईएमएफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा स्टार्टिंग में तब ईएमएफ इंड्यूस होगी, और इस प्रकार से इंड्यूस होगी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करेगी, यानी जो इसके इंड्यूस होने का रीज़न है, जो इसका कारण है, उसी का अपोज करेगी। तो इस हिसाब से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा या वोल्टेज इंड्यूस होगी कि वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा ईएमएफ, क्योंकि इसकी कंडीशन है ईएमएफ तभी बनती है जब फ्लक्स चेंज होना चाहिए। उसके बाद जब बाहर निकलेगा तब फ्लक्स फिर से चेंज होगा, तब फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर बाहर जाने के बाद में जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद ओपैक मटेरियल। यानी कॉनकेव मिरर है, उसका आधा हिस्सा नीचे वाला ओपैक कर दिया, ठीक है, यानी आधा हिस्सा ढक दिया। अब उसके बाद में ऊपर वाला आधा हिस्सा बचा, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इमेज बिल्कुल उतनी की उतनी बनेगी, यानी पूरी बनेगी इमेज, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क आएगा, यानी पहले वो ब्राइट बन रही थी, बाद में डिम बनेगी। ऐसा ही क्वेश्चन 10th के अंदर भी आता है एक, कि एक लेंस है कॉन्वेक्स, उसको नीचे से आधा ढक दिया तो क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो सेम उसी टाइप का है, बस रे डायग्राम बना के दिखाना था। आसान क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, राइट कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। तो उस कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है या फिर सेम होता है और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। कंडीशन कोहेरेंट सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कांस्टेंट रहना चाहिए, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। उसके बाद में और में न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल का आंसर आएगा k/4 यूनिट्स। इसमें पहले जो कंडीशंस करते हैं ना, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर उसके अंदर कंडीशन निकालते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा ये। उसके अंदर अगर लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो k यूनिट दे रखा है, अगर पाथ डिफरेंस λ/3 कर देंगे तो क्या बनेगा, तो वहाँ से इसके अंदर जब वैल्यू λ/3 पुट करेंगे तो k/4 आएगा। 23 द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर लाइट गिरी जिसकी वेवलेंथ इतनी है, तो इतनी वेवलेंथ गिरेगी तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी का फार्मूला है E = hc/λ। तो इतनी एनर्जी जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दी होती तो फार्मूला है E = hν, लेकिन हमारे पास लैम्बडा है तो लैम्बडा पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 3.37 गुणा में 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 एटॉमिक मास यूनिट एंड ए यानी मास नंबर इज इक्वल टू 56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी।
न्यूक्लियर डेंसिटी बतानी है भाई। तो डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो इसका मास निकालो, आयरन के न्यूक्लियस का मास हम कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास यूनिट दे रखी है 55.85 और एक एटॉमिक मास यूनिट का नीचे मास किलोग्राम में भी दे रखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई 55.85 से कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा किलोग्राम के अंदर। मास आने के बाद में वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। और न्यूक्लियस है वो स्पेरिकल होता है, और स्पेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले आर निकालनी पड़ेगी, और आर का फार्मूला होता है आर नोट ए की पावर 1/3। आर नोट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 गुणा में 10 की पावर -15 दे रखा है इसने ऊपर यहाँ पे ये वाला। तो इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे मास नंबर और आर नोट की वैल्यू पुट करके, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर वॉल्यूम के अंदर पुट करेंगे, वॉल्यूम वाले फार्मूले के अंदर वॉल्यूम आ जाएगी। फिर रो जो है डेंसिटी जो है मास अपॉन में वॉल्यूम, उसके अंदर ये दोनों वैल्यू पुट करके मास और वॉल्यूम की फाइनल आंसर आएगा 2.3 गुणा में 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 25, A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 एम्पियर। यानी एक बैटरी 10 वोल्ट की है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, एक रजिस्टर जोड़ रखा है उसके, और करंट जा रहा है उसके अंदर से 0.5 एम्पियर। पहला पार्ट है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो जितनी ईएमएफ है बैटरी की उतनी वोल्टेज ड्रॉप कर सकती है वो, तो कुछ वोल्टेज तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खा जाएगी, और कुछ जो बचेगी वो रजिस्टर खाएगा। तो जो ईएमएफ है वो हो जाएगा आई आर प्लस में आई इंटू में इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ई 10 दे रखी है, आई 0.5 दे रखा है, रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, आई फिर से गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 17 ओम। सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज्ड। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है भाई, जब करंट जाएगा बैटरी के अंदर से तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगी, तो उस ई में से वो घटा दो भाई। यानी मान लो 5 वोल्ट का सेल है, कुछ वोल्टेज उसने खुद खा ली, तो एग्जैक्ट बाहर कितनी दी उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5 गुणा में 3, आंसर आएगा 8.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये आप सभी करके गए होंगे, गोस्ट लॉ और इसकी एप्लीकेशंस तो नहीं आई इस बार, लेकिन ये भी सही है। स्टेट करो इसको पहले, फिर इसको प्रूव करो। 3 नंबर में है पाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 27, ये टैंक इज फिल्ड विद वाटर ऑफ हाइट 12.5 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल है ये, और ये रे ऑप्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल मिलेगा मेरे हिसाब से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर ही। तो इसका आंसर आएगा 1.73 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसेसेस ऑन वर्किंग ऑफ एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड। तो एटम बॉम्ब तो काम करता है न्यूक्लियर फिशन के ऊपर, यानी उसमें एक हैवी न्यूक्लियस 2 में टूटता है, इस प्रकार से टूटते रहेंगे और एनर्जी निकलेगी। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है, यानी 2 लाइटर न्यूक्लियर जुड़ेंगे और एक न्यूक्लियर बना लेंगे। लेकिन वो अगर जुड़ेंगे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर कंबाइन होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर फिशन एक्सप्लेन करना था इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर, और हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन लेके इसको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रा द सर्किट डायग्राम फॉर डिवाइस यूजिंग द यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC फुल वेव रेक्टिफायर एंड शो इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेज। तो इसके अंदर डायग्राम तो ये बनेगा जो ऊपर शो कर रखा है मैंने, और इसकी जो वेव फॉर्म है वो नीचे वाली ये बनेगी। यानी वोल्टेज पहले तो AC में क्या रहेगी, ऊपर जाएगी, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। आउटपुट के अंदर क्या होगा, हमें सारी की सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेंगी। उसके बाद में क्वेश्चन अगला है और में ड्रा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ड्रा एक्सपेरिमेंटल सर्किट आल्सो। तो हमें सर्किट बनाना था, सर्किट में क्या करेंगे, PN जंक्शन डायोड लेंगे। अगर P साइड को हम हायर पोटेंशियल के ऊपर रखेंगे और N साइड को लोअर पोटेंशियल के ऊपर रखेंगे तो वो हो जाएगी फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है।
और उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और नी वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जिसके बाद में करंट तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ का पहला क्वाड्रेंट है ये ग्राफ बनेगा फॉरवर्ड बाइस के लिए, रिवर्स बाइस के लिए बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी माइक्रो एम्पियर के अंदर करंट आएगा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद में करंट तेज़ी से बढ़ेगा, उसके बाद में डायोड ख़राब हो जाएगी। तो इस रिवर्स बायस के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो डायोड है उसके अंदर जो पी साइड है उसको हम जोड़ देंगे लोअर पोटेंशियल के ऊपर, और जो वन साइड है उसको जोड़ देंगे हायर पोटेंशियल के ऊपर। तो ये डायग्राम बनाने थे दोनों, और ये इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम। इसका आंसर आएगा माइक्रोवेव। प्रोड्यूसिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, इसका आएगा गामा रे। प्रोड्यूस्ड बाई बम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, इसका आएगा एक्स रे। इसके और में जो क्वेश्चन है हमें माइक्रोवेव, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे का एक एक यूज लिखना था। तो ये सभी तो याद करके गए ही होंगे क्योंकि इसमें पहले ही 3 नंबर की यूनिट थी ये। तो इसमें पता था भाई हर बार आता है क्वेश्चन, तो सभी दो दो याद करके गए थे आप। तो एक एक पूछ रखा है इसने तो। लेकिन पिछली बार क्या पूछता था, एक रे का 2 पूछते थे, अब की बार तीनों रे के एक एक पूछे हैं। तो लिख दिए होंगे आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जो 31 क्वेश्चन है ये घुमा रखा है। पहले सीधा पूछता था कि भाई ड्राइव द फार्मूला फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ऐसा पूछता था पहले। अब की बार जैसे सीबीएसई में पूछता है वैसा पूछ लिया। लाइट एक N1 मीडियम से N2 मीडियम के अंदर जा रही है और N1 N2 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेयर से डेंसर में जा रही है। तो रेयर से डेंसर के लिए करना था, और डेरिवेशन पूछ रखा है इसने N1 N2 UVR के बीच में रिलेशन बताना है, तो वही फार्मूला बनेगा। और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है वही अगला, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस बनाओ डेंसर का, और फिर ये जो डायग्राम नीचे बन दिखा रखा है ऐसा डायग्राम बना के इसकी डेरिवेशन करके लास्ट में जो फार्मूला बन के आएगा वो आएगा N1 अपॉन में माइनस का U प्लस N2 अपॉन में V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा ये, क्योंकि ये लगा होगा पता नहीं क्या पूछ लिया। सबसे आसान क्वेश्चन था 32, यानी इसी की ओर में था और फिर उसके भी ओर में था। देखो यानी सिर्फ ये मान के चलो अब की बार ट्रेलर दिखाया है, अगली बार जो 2026 में पेपर होगा अगले बच्चों का उनको मूवी दिखाई जाएगी पूरी। व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डिफ्रैक्शन बताना था और उसका जो सारा सारा जो डायग्राम है, इंटेंसिटी पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, उनके डेरिवेशन, वो सारा करना था इसमें। फिर नीचे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये जो न्यूमेरिकल है सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कई बार 2-3 साल पूछ चुका लगातार इसको। और ये क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसके अंदर लास्ट न्यूमेरिकल, तगड़ा न्यूमेरिकल है ये। इसका राइट आंसर आएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 32, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये बहुत ही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हर साल से, आसान था। 2 इनफाइनाइट वायर हैं, दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट ले लेंगे हम, R डिस्टेंस मार लेंगे बीच में, और डेरिवेशन करने के बाद में इसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो आएगा μ0 अपॉन में 4 पाई 2I1I2 अपॉन में R। F1/L इज इक्वल टू F2/L इज इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई 2I1I2 अपॉन में R। फिर 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी थी, यानी जब दोनों वायर्स के अंदर 2 × 10⁻⁷ एम्पियर करंट न्यूटन पर मीटर फोर्स लगेगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर 1-1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो वो डेफिनेशन लिखनी थी। व्हाट इज़ लोरेंट्ज़ फोर्स, लोरेंट्ज़ फोर्स की डेफिनेशन लिखनी थी। उसके बाद में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर शो डायग्रामेटिकली, यानी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है वो जब किसी भी कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो घूमती है, यानी उसके ऊपर टॉर्क लगता है। और टॉर्क का फार्मूला है NIAB साइन एल्फ़ा, ठीक है। और एल्फ़ा है एंगल जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में और जो कोयल है उसके बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बोल सकते हैं।
तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे, इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि टॉर्क बनेगा NIAB sin 90, और sin 90 होता है 1, इसलिए हम चाहते हैं कि जो टॉर्क लगे वो मैक्सिमम लगे। ठीक है, तो डायग्राम बना के दिखा सकते थे इसके अंदर। इसके बाद में वाई फॉस्फर ब्रोंज वायर इज यूज्ड इन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर हम फॉस्फर ब्रोंज की जो स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है उसका टॉर्क पर यूनिट एंगल जो है वो स्मॉल होता है। अगर ज़्यादा होगा मान लो किसी मटेरियल का, तो जब टॉर्क लगेगा वो घूम ही नहीं पाएगा, यानी डिफ्लेक्शन कम शो करेगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा हाँ भाई इसमें करंट आया या नहीं आया। इसलिए हम फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो टॉर्क पर यूनिट एंगल है वो कम होता है, तो जब थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो वो घूम जाएगा, यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट, सीरीज AC सर्किट एंड एक्सप्लेन पावर फैक्टर। तो इसका पूरा LCR सर्किट के अंदर पावर की जो एवरेज पावर की जो डेरिवेशन थी वो करनी थी। LCR सर्किट के अंदर अगर हम मान लेते हैं कि जो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है, तो प्लस में 5 हो जाएगा आई के अंदर, यानी इसके अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो 5 का मान लेंगे हम। ठीक है, तो उसमें V और I की मल्टीप्लाई करके एवरेज पावर निकालनी थी एक पूरी साइकिल के लिए, यानी 0 से लेकर T टाइम तक, फिर वहाँ से उसका पावर फैक्टर निकालना था। उसके बाद में AC जनरेटर, ये तो सभी करके गए होंगे यार, पता ही था कि रिपीट हो रहा है भाई, आएगा, आया है और हो सकता है अगली बार ना आए, तो आपकी किस्मत अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 34, केस स्टडी क्वेश्चंस। राइट लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि जो कंडक्टर्स हैं या कुछ भी जो भी डिवाइस हैं कुछ हद तक ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी पहले हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है और बाद में वो स्ट्रेट लाइन मिलता नहीं है कुछ टाइम बाद। जैसे मान लो कुछ वोल्टेज तक तो हमें मिला वो, उसके बाद में अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। एक तो ये हो जाएगी, या फिर जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, जो नॉन ओमिक डिवाइस हैं वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ये भी लिमिटेशन है। सेकंड क्वेश्चन, वाई ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि ये ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट है, इसको ड्राइव किया गया है चार्ज और मास की जगह, मास की तरह। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, फिक्स नहीं है भाई, इसको हमने ड्राइव किया है, यानी हमने खुद बनाई है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर गैलियम आर्सेनिक। तो इसका ये ग्राफ बनेगा, आई ले लिया हमने मिली एम्पियर के अंदर, इधर वोल्टेज ले ली, तो पहले स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ेगी, आई भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टेज बढ़ती रहेगी और करंट घटने लग जाएगा, फिर वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, यानी ओम्स लॉ को भी नहीं करेगा। इसके और में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, SI यूनिट, राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, डायमेंशन M1 L2 T-3 A-2। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई? फोर्स बाई चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और अपन में चार्ज का कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज। यानी कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगी और सीधी आएंगी अगर एक चार्ज है तो ये डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर एंड गिव रीजन आल्सो। यानी कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है भाई? 0 होता है, ये बात पता है हमें। और क्यों होता है 0, ये रीजन पूछ लिया इसने, इसलिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे कंडक्टर के अंदर, और बाहर वाला जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो 0 हो जाएगा जब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तब। उसके बाद में इसके और में क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस, यानी 4 चार्ज हैं भाई, और उसको हमने किसी स्क्वायर के चारों कोनों पे रख दिया, चारों को, जिसकी साइड ईद रखी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड गिव रीजन आल्सो। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा?
तो जो एक कोने के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से दूसरे कोने की तरफ आएगा। इसी प्रकार से इनमें ये जो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जो अपोजिट पेयर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी हम क्यू नोट चार्ज रखते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकालना होता है तो ये प्लस चार्ज है, क्यू नोट को उधर धकेलेगा, उसके अपोजिट वाला उसको उधर धकेलेगा, दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे पेयर हैं वो आपस में कैंसिल करेंगे। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट पेयर्स कैंसिल आउट। तो ये पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके इस पेपर में कितने नंबर बने वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।